इंजीनियरिंग करने के लिए हम रिलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची चले गए। आज के जो अभ्यर्थी हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वो कोई करियर का अल्टरनेट ऑप्शन रखें या फिर वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार ना हो? कभी भी जिंदगी में कोई विकल्प सोचे ना, अगर हम विकल्प सोचते हैं तो वो विकल्प ही हमें मिलते हैं। जो मेन लक्ष्य है वो कभी मिल नहीं पाता। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने बचपन से ही फिल्मों में हीरो बनने, सुपर स्टार बनने का सपना देखा। वो वही जो बनना चाहता था वो मायो जापान की एक महिला है। वो हिंदी में अपने ब्लॉग बनाती है यूट्यूब पे। आप पर्टिकुलर किस साहित्यकार को अपना आदर्श या यूं कहें रोल मॉडल मानते हैं जिसकी लेखनी से आप बेहद प्रभावित रहे हैं? हमारे सामने ही न जाने कितनी बसें खाइयों में गिर गई। कल के जनरेशन को जब आप देखते हैं जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिजी रहता है, उनमें आपको आपकी नज़र में साहित्य को लेकर कितनी अभिरुचि बनी हुई है? हाँ, मैं बागी हूँ। एक कैफियत है बगावत की, कायनात का ज़र्रा-ज़र्रा। कुछ इस कदर खामोशी से मेहनत कर तू कि एक दिन तेरी सफलता का शोर मच जाए। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज। और ये जो शुरुआती 2 लाइनें मैंने कही हैं, ये उस व्यक्ति के लिए हैं, जिसने अपने जीवन में खामोशी से बहुत मेहनत की, तभी आज उनकी सफलता के चर्चे हैं। जी हाँ, वे एक सरकारी अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, नगर विकास निगम में वहाँ पर वो एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर हैं। और इसके अलावा वे बहुत ही अच्छे लेखक हैं, यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शैलेंद्र मिश्रा जी की, जो कि आज हमारे कार्यक्रम चमकते सितारे के मेहमान हैं। और आपको पता ही है कि हमारे इस कार्यक्रम चमकते सितारे में हम किसी सेलिब्रिटी को नहीं बुलाते हैं जो कि पॉलिटिक्स, फ़िल्मों से या फिर क्रिकेट की दुनिया से जुड़े होते हैं। हम उन रियल लाइफ़ के सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड से जुड़े हों। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे शैलेंद्र मिश्रा जी से, जो कि आज हमारे चमकते सितारे कार्यक्रम के मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है आपका मिश्रा जी हमारे इस कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद। जी, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आप अपनी कुछ शिक्षा-दीक्षा के बारे में बताइए। और आप पीसीएस ऑफ़िसर हैं, तो क्या आपने पढ़ाई के दौरान ही अपना करियर डिसाइड कर लिया था कि आपको सिविल सर्विसेज़ में ही जाना है, आईएएस या पीसीएस ऑफ़िसर ही बनना है, या फिर आपने करियर का कोई और विकल्प सोचा था? अ, मूलतः मैं प्रयागराज जनपद का रहने वाला हूँ। दर्शना क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ। कटवा एक गाँव है। तो सामान्यतः जिस तरीके से बच्चे पलते-बढ़ते हैं हम लोगों की ग्रामीण पृष्ठभूमि में, हम लोगों की बचपन भी कुछ उसी तरीके से रहा। शुरुआती दिनों में चूँकि नए-नए दौर में हमारे देश में ग्लोबलाइज़ेशन शुरू हुआ था, इन प्राइवेटाइज़ेशन शुरू हुआ था, उसका प्रभाव दिखने लगा था 90 के दशक में। तो उसी के बाद से ही परिस्थितियाँ धीरे-धीरे हमारे क्षेत्र में भी बदलने लगी। तो जो प्राइवेट नौकरियों का चलन बाद में शुरू हुआ, लेकिन हम लोगों ने जो प्रभाव देखा था वो कभी कलेक्टर साहब का, कभी डिप्टी कलेक्टर साहब का। जी। तो उन लोगों के प्रभाव को देखकर जब देखते थे कि वो बड़ी आसानी से कोई भी समस्या का समाधान निकाल देते थे, कोई भी काम करा देते थे, तो अच्छा लगता था। तो उन्हीं की प्रेरणा से उन लोगों को देख-देख के हम लोग बड़े हो रहे थे। तो जब धीरे-धीरे बड़े हुए तो फिर लगा कि हमें भी ऐसा ही कुछ बनना या करना चाहिए। तो इंजीनियरिंग करने के लिए हम रिलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची चले गए और वहाँ से अच्छा मार्क्स लेके क्वालीफाई किया हमने प्राइवेट किसी कंपनी में, लेकिन जॉब हमने करना उचित नहीं समझा प्राइवेट का। तो फिर हमें लगा कि क्यों ना अपने पुराने सपने को, या जिसको हम लोगों ने बचपन से जिया था उसके बारे में कोशिश की जाए। तो उसकी तैयारियों के लिए मैं दिल्ली चला आया। वहाँ मुखर्जी नगर में जी। रहना हुआ, काफ़ी तैयारियाँ की वहाँ पे। और लगातार प्री मेन इंटरव्यू जो प्रोसेस होता है उसको क्वालीफाई करते हुए 2 बार इंटरव्यू देने का अवसर मिला मुझे यूपीएससी का। लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारण से। तो फिर
इधर स्टेट पीसीएस, चूंकि उत्तर प्रदेश का था मैं, तो उसी दौरान हमने स्टेट पीसीएस का एग्जाम दिया था। तो रिजल्ट अवेटेड था, दोनों यूपीएससी का भी और पीसीएस का भी। तो चयन जो है वो यूपीएससी में ना होके यूपी पीसीएस में हो गया। क्या तब बात है, से हम यानी लोग। आप आपने बड़ी बात कह दी कि आईएएस की तैयारी आप कर रहे थे और आईएएस में 2 बार आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं और फाइनली आपका पीसीएस में सिलेक्शन हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं मिश्रा जी कि ये जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है यूपीएससी कराता है, हर साल इसमें लाखों जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो तैयारी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन चंद लोगों का होता है। और उसमें भी अगर आप जैसे लोग हैं जो कि प्री क्वालिफाई कर गए, मेंस क्वालिफाई कर गए और इंटरव्यू भी आपने अपियर किया, लेकिन इसके बाद भी किसी न किसी वजह से आप उसको बैड लक मान लीजिए, कुछ भी है कि आपका सिलेक्शन हाँ नहीं हो पाया, इसके बाद जो हाँ फ्रस्ट्रेशन का दौर होता है, आपने चूंकि हाँ। उस दौर को देखा है, झेला है, तो आज के जो हम्म। अभ्यर्थी हैं, आज के जो सिविल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वो कोई करियर का अल्टरनेट ऑप्शन रखते हैं, या फिर वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार ना हो, डिप्रेशन से वो बच कर रहे? क्योंकि अगर आईएएस नहीं बन पाए तो भी आप अपना जीवन यापन के लिए कोई अच्छा दूसरा बेहतरीन करियर बना सकते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि कभी भी जिंदगी में कोई विकल्प सोचे ना रखे। फिर अगर हम विकल्प सोचते हैं तो वो विकल्प ही हमें मिलते हैं। जो मेन लक्ष्य है वो कभी मिल नहीं पाता। बहुत रेयरेस्ट ऑफ 1% लोग होते हैं, 100 में से एक ही आदमी ऐसा होता है जिसको जो सोचता है वो वही मिल जाता है। उसमें से एक शाहरुख खान है जिसने खुद कहा था कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने बचपन से ही फिल्मों में हीरो बनने, सुपर स्टार बनने का सपना देखा। वो वही बन गया और जो बनना चाहता था वो हो गया। बाकी 99% अभी तक मुझे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं बनना ये चाहता था या होना ये चाहता था। मैं वही हूँ आज। तो इसलिए जीवन में इस तरीके की सोच लेके चलना कि हम ऐसा ही करेंगे, वो मेरे हिसाब से वो सही नहीं होता है। कुछ प्रारब्ध और प्रकृति भी निर्धारित करती है चीजों को। बिल्कुल। तो कुछ चीजें उस पर भी छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल कहते हाँ हैं ना लेकिन कि एक जी। एक मेरी कविता की लाइन है, मैं इसी बात पे सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ही लिखा था, हाँ मैं बागी हूँ, लेकिन अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। हाँ मैं बागी हूँ, एक कैफियत है बगावत की, कायनात का जर्रा जर्रा बाकी है लहू में लोहा जंग का अदावत का। हाँ मैं बागी हूँ, बगावत है बगावत है। जेब में नोट तुम रखो, जिगर में दम हम रखते हैं, तुम नोट आजमाओ हम जिगर आजमाते हैं। सब्ज जख्मों की चीख से दर्द जाग जाते हैं शहर आलम में, लहू उबल कर शोर करता है। पलट दो जख्म का मंजर, बदल दो ताज का अंजर, जब तक लहू में रवानी है रगों में चढ़ती जवानी। गंगा में बहता पानी है, जमाना भी तुम्हारा है, हकीकत भी दीवानी है। हाँ मैं बागी हूँ, बगावत है बगावत। क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन आपने इसमें बात कही। और खास तौर पर ये जो 24 घंटे हैं हमारे पास, उसमें मैंने देखा है कि बहुत से जो सिविल की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, वो 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं, कोई उनकी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं होती, और इसके बाद भी अगर उनको सक्सेस नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेशन के वो शिकार होते हैं। इसका एक सूत्र हो सकता है कि 8 घंटे आप दिल लगा के, मन लगा के पढ़िए, 8 घंटे आप आराम कीजिए, सोइए, और 8 घंटे आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को टाइम दीजिए, ताकि सामंजस्य बना रहे। अब हम सिविल सर्विसेज के आगे बात करते हैं, आपके जो हॉबीज हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं? और मेरी जानकारी के अनुसार कि आप बहुत अच्छे लेखक हैं, आपने नेपाल के ऊपर यात्रा वृत्तांत बहुत ही शानदार लिखा हुआ है, तो आपके अंदर ये हॉबी कैसे डेवलप हुई? और इसी से जुड़ा सवाल कि आज की तारीख में कॉमन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है कि हम अपनी हॉबी को डेवलप कर पाए। ऐसे में आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपनी हॉबीज में भी सामंजस्य बिठा सके? अब वो हॉबी ही क्या जिसके लिए टाइम न निकाला जा सके। अगर किसी की बिल्कुल। हॉबी है तो टाइम जरूर निकालेगा वो उसके लिए, उसके बिना रह ही नहीं सकता वो। तो अब जैसे मैं मानता हूँ कि मैं तो 24 घंटे का सरकारी कर्मचारी हूँ, अधिकारी हूँ। हम लोग अगर किसी दिन पानी न पहुंचाए घरों में तो पानी नहीं मिलेगा शहर के लोगों को।
हम लोग सफाई न करवाएं तो कूड़ा नहीं उठेगा, बदबू से पूरा शहर बढ़ जाएगा। लाइट न जलाएं तो अंधेरा पूरा शहर दिखता रहेगा। बिल्कुल। पानी, बिजली, सड़क जो मेन जरूरत है आम जनता की, वो नगर निगम, नगर पालिकाएं करती हैं। तो हमारी तो नौकरी 24 घंटे की, सरकारी जमीनों पे कब्जा होता है, हम लोग वो तोड़वाते हैं। बहुत सुना होगा बुलडोजर वगैरह यूपी में चलते हैं, वो सारी कार्रवाई हम लोगों के विभाग के ही माध्यम से होती है, नगर विकास विभाग से। तो ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करने में हम लोगों की एनर्जी का अधिकांश हिस्सा हिस्सा चला जाता है। तो लेकिन मैं फिर भी मैं मानता हूँ कि 10 बजे के बाद से 12 बजे तक जैसे मुझे लिखने का शौक है, तो अपने लेखन के लिए मैं उस टाइम को चुरा लेता हूँ अपनी जिंदगी से। तो ऐसा है कि जब चाह, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो मुझे लगता है कि अगर हॉबी है तो उसके लिए रास्ता अपने आप बन जाएगा। तो लिखने का काम मैं करता रहा हूँ और बहुत सालों से करता रहा हूँ, 15-20 साल से। तो अभी उसी के ही सिलसिले में जब हम लोग याद, कविताएं लिखता हूँ, नज़्में लिखता हूँ, कभी कभार कुछ कहानियां लिखता हूँ। 16 कहानियां लिखी है मैंने, उसमें एक किताब नई आने वाली है मेरी, मृत्यु प्रमाण पत्र नाम से, जो मैं ऑफिस में बैठ के रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं को देखता हूँ, उनको कहानियों के माध्यम से लोगों के बीच में रखने का एक प्रयास कर रहा हूँ। मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनते हैं हमारे यहाँ से, यानी जिंदगी से लेकर मौत तक का सारा विभागीय कार्य करते हुए जो कहानियों का अनुभव होता है उसको साझा करने का काम है। तो उसी इस ये एक नई किताब थी जिसके बारे में मैंने बताया, मृत्यु प्रमाण पत्र नाम से। अभी जो डाकिनियो का देश जिस किताब के बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं, वो एक ट्रेवलॉग है, यात्रा वृत्तांत है। जी। तो उसमें हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के एक महत्वपूर्ण मंदिर मुक्तिनाथ की चर्चा की यात्रा के बारे में वो पूरा यात्रा वृत्तांत है। तो हम लोगों ने बहराइच में अपनी पोस्टिंग के दौरान ये सुना था। एक दिन मायो जापान की एक महिला है, वो हिंदी में अपने ब्लॉग बनाती है यूट्यूब पे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो भगवान विष्णु का एकमात्र विदेश में जो नेपाल और के तिब्बत क्षेत्र में मंदिर है वहाँ की यात्रा पे गई थी। तो मुझे भी ये प्रेरणा मिली, क्योंकि धार्मिकता थोड़ा शुरू से है परिवार में, पृष्ठभूमि में दादी से मैंने बचपन में सुना था मुक्तिनाथ के बारे में, जाने के बारे में। तो हमने परिवार से चर्चा की कि हम लोगों को वहाँ चलना चाहिए, माता पिता राजी हो गए। तो धीरे धीरे हम लोगों ने किस तरीके से विषम परिस्थितियों में एकदम जीवन को हथेली पर लेकर वो यात्रा की, और अंततः उस यात्रा में सफलतापूर्वक पूर्ण की और वापस भी लौटे। और कुछ दिन लौटने के बाद, 15 दिन बाद ही एक विमान हादसा होता है, उसमें 30 लोग नेपाल में जोमसोम में मारे जाते हैं। हमारे सामने ही न जाने कितनी बसें खाइयों में गिर गई थी। इतना दुरूह, दुर्गम और विचित्र रास्ता है कि वहां से वापस लौटना भी थोड़ा मुश्किल है। तो ये भगवान ने उस यात्रा को पूरा की। उसी के ही अनुभवों को साझा करते हुए आम लोगों को एक ट्रेवल गाइड के रूप में वो यात्रा वृत्तांत हमने लिखा है कि अगर कोई जाना चाहता है नेपाल, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ का दर्शन करने, पोखरा जैसा महत्वपूर्ण एक मॉडर्न सिटी है नेपाल का, वहाँ अगर जाना चाहता है तो उन सारी जगहों का उल्लेख है उसमें। और कैसे जाया जाए, क्या परिस्थितियां हैं, सामाजिक राजनीतिक स्थिति क्या बिल्कुल। है नेपाल की, क्या समस्याएं आएंगी, वो सारी बातों का उल्लेख है। अब अगर हम बात करें कि जैसे आपको आपने बताया कि आप बहुत पहले से लंबे समय से लिखते रहे हैं, आप गद्य में पद्य में भी लिखते हैं, कहानियां भी लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अपने कॉलेज के टाइम से किस साहित्यकार को, जिसको आज के दौर में, आज के लफ्जों में कहा जाता है ना, सोशल मीडिया के टर्म है, एक फॉलो करना, यानी हर एक व्यक्ति का हमारे देश में एक से बढ़कर एक महान साहित्यकार रहे हैं। आप पर्टिकुलर किस साहित्यकार को अपना आदर्श या यूं कहें रोल मॉडल मानते हैं, जिसकी लेखनी से आप बेहद प्रभावित रहे हो? एक्चुअली कई सारे लोग रहे, जैसे गद्य में अलग रहे हैं, पद्य में अलग जी। लिखने के। तो कविताओं के दृष्टिकोण से मैं हरिवंश राय बच्चन की कविताएं काफी पढ़ा करता था। मधुशाला उस जमाने में मैंने पूरी लगभग पढ़ डाली थी, कई बार पढ़ी थी, इतनी अच्छी लगती थी मुझे मधुशाला उनकी। हरिवंश राय नीड़ का निर्माण, फिर उनकी एक कविता है, उसको मैंने पढ़ा था। कहानियों और उपन्यास के दृष्टिकोण से तो मॉडर्न युग में तो तमाम बहुत सारे अच्छे अच्छे लेखक हैं। मानव कौल हैं आजकल, अच्छा लिखते हैं।
सत्य व्यास जी ठीक ठाक लिख रहे हैं, और रामदरस मिश्रा जी की कहानियां, कविताएं और उपन्यास तीनों ही बहुत अच्छा। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं जी रामदरस मिश्रा जी, अभी भी रिटायर्ड हो गए हैं वो, लेकिन सरस्वती सम्मान से भी उन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो उनकी भी कविताएं, कहानियां पढ़ी। तो ऐसा कोई भी लेखक अभी वर्तमान में, कंटेम्प्रोरी और मॉडर्न दोनों ही टाइम में नहीं बचा है जिसका हम लोगों ने पढ़ा ना हो। तो कुछ कुछ हर व्यक्ति का अच्छा लगता रहा, कोई एक पर्टिकुलर बहुत ऐसा नहीं रहा है। जैसे बिल्कुल। प्रेमचंद की तो पुरानी जमाने की क्लासिकल चीजें हैं वो। बिल्कुल प्रेमचंद जी तो महान साहित्यकार ही थे। उनकी बहुत सारी कहानियां बिल्कुल आम आदमी की लाइफ से जुड़ी हुई हैं। अब आखिर राही में आपसे ये मासूम जानना, प्रजा है। जी, आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा कि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, और खास तौर पर चूंकि हमारा चैनल जो है यूथ बेस्ड चैनल है, हमारे चैनल का नाम ही यंग तरंग है, तो हम युवाओं पर ज्यादा केंद्रित रहते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल के जनरेशन को जब आप देखते हैं, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिजी रहता है, उनमें आपको, आपकी नजर में साहित्य को लेकर कितनी अभिरुचि बनी हुई है? वो कोई कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, उसकी बकायदा किताब खरीद कर पढ़ने में रुचि आजकल के जनरेशन की घटी है या बढ़ी है? आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि देखो, साहित्य कभी मर नहीं सकता है, और पाठक उसके कम नहीं हो सकते। जो कुछ भी आप हम कुछ सोशल मीडिया पे देखते हैं, कुछ ना कुछ तो लिखा ही, जो कुछ लिखा गया है वो साहित्य है। तो जी उसका स्वरूप बदल गया, किताब की बजाय वो डिजिटल फॉर्म में, वो मोबाइल फोन पे, इंस्टाग्राम पे, कंप्यूटर पे, इन सब जगहों पे आ गया है, लेकिन लिखा तो गया है ना कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं है कि युवाओं ने साहित्य पढ़ना बंद कर दिया है या उनकी रुचि समाप्त हो गई है। बस उसके मीडियम चेंज हो गए हैं। अब वो हार्ड बाउंड कॉपी किताब से निकल के मोबाइल फोन में आ गया है। लोग फोन में अपनी चीजों को पढ़ते हैं। कविता, कहानियां, गीत, संगीत जो भी सुनते हैं वो सब, फिल्में देखते हैं वो सब साहित्य ही तो है। तो उसके स्वरूप में अंतर आया है ना, कि उसकी रुचि में। जब तक ये धरती है, जब तक दुनिया चलेगी, तब तक साहित्य का सृजन होता रहेगा, पाठक उसके बदलते रहेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे, और नई नई बिल्कुल। पीढ़ियां उससे जुड़ती रहेंगी। इसीलिए लेकिन शायद ये कहा ये जाता है परंपरा कि कभी। जी जी, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो आपसे मैं अब बस चलते चलते यही गुजारिश करूंगा कि आपके आने वाले कौन से ऐसे लेखन कार्य हैं जो आप आजकल कर रहे हैं, जैसे कोई कविता या कहानी संग्रह या यात्रा वृत्तांत, जिस पर अभी आप काम कर रहे हैं और कुछ समय बाद वो पब्लिश होगा। और दूसरा, आपकी फेवरेट कौन सी चंद लाइनें हैं, अगर वो हमारे दर्शकों के लिए आप गुनगुना दें तो बेहतरीन रहेगा। अच्छा, दो चीजों पे काम कर रहा हूँ। एक तो कहानियों पर मेरा फाइनल हो गया, किताब आने वाली जल्दी। मृत्यु प्रमाण पत्र नाम से 16 कहानियां लिखी हैं, और बहुत मतलब डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई, अनुभवों से जुड़ी हुई कहानियां हैं। इसके अलावा मेरा अभी नज़्में लिख रहा हूँ, मैं हिंदी और उर्दू भाषा को मिला के उसकी एक नज्म का स्वरूप मैंने आपको सुनाया भी, कि हाँ मैं बागी हूँ बगावत, बिल्कुल। खैरियत है बगावत की, कायनात का जर्रा जर्रा बाकी है। तो ये नज्मों का एक सिलसिला चल रहा है। जल्दी ही नज्मों के रूप में भी मेरी कुछ रचनाएं आप लोगों के बीच में आ जाएंगी। तो इस तरीके से अभी फिलहाल यही दो प्रोजेक्ट हैं जो, जिस पर हम काम कर रहे हैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में। जी। तो अब सवाल यही है कि जो साहित्य है ना, उसका सृजन लगातार होता रहता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि आप अपने प्रोफेशन को पैशन में बदल सकते हैं। और अगर आप आईएएस पीसीएस नहीं बन पाए, कुछ और भी बन गए, क्योंकि देखिए स्कूल कॉलेज छूट जाते हैं, स्कूल कॉलेज में होने वाले एग्जाम्स भी एक समय के बाद छूट जाते हैं, लेकिन लाइफ रूपी, यानी ये जीवन रूपी जो इम्तिहान है वो लगातार चलता रहता है। इसलिए आप अपनी हॉबीज को डेवलप कीजिए। और जो मिश्रा जी ने बड़ी बात कही कि वो इंसान ही क्या जो अपनी हॉबी के लिए समय ना निकाल पाए, अगर आप समय निकाल पाते हैं तो आप अपनी हॉबी को डेवलप कीजिए। यही आज हमारा सेंट्रल थीम था इंटरव्यू का, कि आप अपनी हॉबीज और अपने प्रोफेशन के बीच में सामंजस्य कैसे बिठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम आभार व्यक्त करते हैं शैलेंद्र मिश्रा जी, आपने अपना समय निकाला।
और हमारे सवालों के जवाब दिए। हमें इंतजार रहेगा कि आपके आने वाले जो भी कविता या कहानियों का संग्रह है, हम उसे जरूर पढ़ें और आजकल के युवाओं को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। फिर दोबारा मुलाकात होगी। बिल्कुल।